कभी आपने सोचा है कि यूनिवर्स में कोई चीज आखिर कितनी तेज घूम सकती है? हमारे प्लैनेट अर्थ को ही देख लो, उसे एक बार घूमने में पूरे 24 घंटे लगते हैं और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। अब आपको यह स्पीड नॉर्मल लगती है क्योंकि हम इसी के साथ जीते हैं, लेकिन इमेजिन करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो एक दिन में नहीं, एक घंटे में भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक सेकंड में ही सैकड़ों बार घूम जाए। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 716 बार। मतलब जब तक आप पलक झपकाओ वह ऑब्जेक्ट सैकड़ों रोटेशंस कंप्लीट कर चुका होगा। सुनने में यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने सच में ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह कोई नॉर्मल स्टार नहीं है, यह एक न्यूट्रॉन स्टार है, एक मरे हुए तारे का कोलैप्स्ड कोर। अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम जब स्टार की कल्पना करते हैं तो दिमाग में एक बड़ा ग्लोइंग बॉल आता है, जैसे हमारा सन। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें सन जितना मास सिर्फ एक सिटी के साइज में दब गया है, और वही ऑब्जेक्ट इतनी क्रेजी स्पीड से घूम रहा है कि उसकी सरफेस लगभग लाइट स्पीड के चौथाई हिस्से तक पहुंच जाती है। अब यहाँ आपका अगला सवाल बिल्कुल नेचुरल है। अगर कोई चीज इतनी छोटी है, इतनी भारी है और इतनी तेज घूम रही है, तो फिर वह टूट क्यों नहीं जाती? क्यों उसकी आउटर लेयर बाहर उड़ नहीं जाती? क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे चीरकर अलग नहीं कर देती? और यहीं यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड की कहानी नहीं रहती, ये एक रियल मिस्ट्री बन जाती है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, असली सवाल यह है कि नेचर के पास आखिर कितनी ताकत है कि वह मैटर को ऐसी स्पीड पर भी पकड़ कर रख सके। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या 716 रोटेशंस पर सेकंड यूनिवर्स की फाइनल लिमिट है, या फिर कहीं ना कहीं किसी दूर ग्लोबुलर क्लस्टर में किसी डेड स्टार का कोर अभी भी घूम रहा है, इससे भी ज्यादा तेज? आज की कहानी इसी मिस्ट्री के बारे में है, और इसे समझने के लिए हमें शुरुआत वहां से करनी होगी जहां यह सब शुरू हुआ था, एक तारे की मौत से। सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, जब हम स्टार्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यूजुअली एक बहुत सिंपल इमेज आती है, एक बड़ा ग्लोइंग बॉल जो स्पेस में शांति से चमक रहा है, बिल्कुल हमारे सन की तरह। और सच भी यही है। एक नॉर्मल स्टार के अंदर हाइड्रोजन नाम की गैस लगातार एनर्जी बना रही होती है। उसी एनर्जी की वजह से स्टार चमकता है, हीट देता है और लाखों करोड़ों साल तक स्टेबल भी दिखता है। तो अगर ऊपर से देखो तो सब कुछ शांत लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टार्स बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही वायलेंट होते हैं। अब यहां आप सोच रहे होंगे, वायलेंट कैसे? अगर स्टार बस गैस का एक बड़ा बॉल है तो उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? आंसर है एक कांस्टेंट लड़ाई। एक तरफ स्टार के अंदर बन रही एनर्जी होती है जो उसे बाहर की तरफ धकेलती रहती है, और दूसरी तरफ ग्रेविटी होती है जो उसकी पूरी मास को अंदर की तरफ खींचती रहती है। जब तक दोनों के बीच बैलेंस रहता है, स्टार जिंदा रहता है, वह स्टेबल दिखाई देता है, वह नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही यह बैलेंस टूटता है, कहानी भी बदल जाती है। और यह बैलेंस टूटता कब है? जब स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है। शुरुआत में यह बात छोटी लगती है, आपको लग सकता है कि फ्यूल कम हुआ तो बस रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन स्टार्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टार की पूरी जिंदगी उसी फ्यूल पर टिकी होती है। जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है, एनर्जी कम होने लगती है, और जैसे ही एनर्जी कम होती है, ग्रेविटी को रोकने वाली चीज भी कमजोर पड़ने लगती है। यहीं से स्टार के अंदर कोलैप्स शुरू होता है, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां मैटर खुद अपने ही वेट के नीचे टूटने लगता है। अब इमेजिन करो, एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो पहले लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ था, अचानक अंदर की तरफ धंसने लगे। आउटर लेयर्स नीचे गिरें, प्रेशर बढ़ता जाए, टेम्परेचर बढ़ता जाए और पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। फिर एक मोमेंट आता है जहां स्टार की आउटर लेयर्स एक वायलेंट ब्लास्ट में बाहर की तरफ फट जाती हैं। यही होता है सुपरनोवा। और अगर आपने कभी सुपरनोवा का नाम सुना है तो शायद आप उसे स्टोरी का एंडिंग पॉइंट समझते हो, जैसे स्टार फटा और कहानी खत्म। लेकिन असली बात यह है कि सुपरनोवा कई बार एंडिंग नहीं, बल्कि असली कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद स्टार का आउटर हिस्सा तो स्पेस में दूर तक फैल जाता है, लेकिन उसका कोर वहीं रह जाता है। और यहीं कहानी पलट जाती है, क्योंकि यह कोर अब भी ग्रेविटी के नीचे दब रहा होता है। उसके पास बचने की कोई जगह नहीं होती, वह और छोटा होता है, यहां तक कि मैटर की हालत ही बदलने लगती है। और फिर बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स की सबसे अजीब चीजों में से एक है। थोड़ा रुककर इसे फील करो। लगभग सन जितना मास, लेकिन साइज सिर्फ एक शहर जितना। मतलब इमेजिन करो कि पूरे सन को कंप्रेस करके दिल्ली या मुंबई जितनी जगह में भर दिया जाए। सुनने में यह लाइन बस ड्रामेटिक लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी न्यूट्रॉन स्टार को इतना टेरिफाइंग बनाती है। यह सिर्फ हैवी नहीं होता, यह अनइमेजिनेबली डेंस होता है।
इतना डेंस कि उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नॉर्मल मैटर जैसा बिहेव नहीं करता। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो जाता है तो फिजिक्स उसे सिर्फ डेंस नहीं बनाती, फिजिक्स उसे एक और अजीब चीज करने पर मजबूर करती है, वह तेज घूमने लगता है। अब यहाँ आपका अगला सवाल बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, स्टार कोलैप्स हो गया, वह सिटी साइज ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन छोटा होने का स्पिन से क्या कनेक्शन? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक डेड स्टार का कोर इतनी डेंजरस स्पीड तक पहुंच सकता है? और अगर न्यूट्रॉन स्टार बनते ही स्पीड इतनी बढ़ती है, तो फिर यूनिवर्स में सबसे तेज घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार कितना फास्ट होगा? यही वह सवाल है जो हमें आगे ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत सिंपल एनालॉजी काम आती है। आपने आइस स्केटर्स को देखा होगा। जब स्केटर अपने हाथ फैलाकर घूमता है तो उसकी स्पीड रिलेटिवली कम होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ अंदर खींचता है उसकी रोटेशन अचानक तेज हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मास अब सेंटर के ज्यादा करीब आ गया। वही बॉडी, वही स्केटर, लेकिन जैसे ही वही मास छोटी जगह में सिमटा, स्पिन बढ़ गई। और यही रूल स्टार्स पर भी अप्लाई होता है। यही वह पॉइंट है जहां कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार की स्पीड कोई रैंडम मैजिक नहीं है। इसके पीछे फिजिक्स का बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल काम कर रहा होता है। अब इमेजिन करो एक मैसिव स्टार को। पहले वह बहुत बड़ा था, उसका मटेरियल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, वह घूम तो रहा था, लेकिन उसकी रोटेशन कुछ खास नहीं लगती थी। अब वही स्टार मरता है, कोलैप्स करता है, और उसका कोर सिकुड़ते सिकुड़ते एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। साइज हजारों किलोमीटर से घटकर सिर्फ लगभग 20 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका मास लगभग वही रहता है, मतलब वेट लगभग वही, लेकिन जगह अचानक बहुत छोटी। और जैसे ही ऐसा होता है, रोटेशन स्पीड बढ़ने लगती है। पहले जो स्पिन स्लो थी, वही अब क्रेजी स्पीड तक पहुंच सकती है। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर कोलैप्स सिर्फ साइज कम करता तो बात और थी। यहाँ कोलैप्स ऑब्जेक्ट की पूरी बिहेवियर बदल देता है। अब यहाँ आपका अगला सवाल बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, स्टार छोटा हुआ इसलिए वह फास्टर स्पिन करने लगा, लेकिन कितना फास्टर? क्या थोड़ा सा? क्या 100 टाइम्स या उससे भी ज्यादा? और यहीं एस्ट्रोनॉमर्स को असली एक्साइटमेंट मिली, क्योंकि उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन स्टार्स सिर्फ डेंस ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये यूनिवर्स के सबसे फास्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स में भी शामिल हैं। मतलब स्टोरी अब सिर्फ डेड स्टार की नहीं रही, अब यह एक स्पीड मिस्ट्री बन गई। एक तरफ ऑब्जेक्ट सिटी साइज का है, दूसरी तरफ उसमें सन जितना मास भरा हुआ है, और तीसरी तरफ वही ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से घूम सकता है कि नॉर्मल इमेजिनेशन ही फेल होने लगे। यहीं से साइंटिस्ट के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा हुआ। अगर स्टार्स कोलैप्स होते समय इतना स्पिन गेन कर सकते हैं, तो यूनिवर्स में सबसे तेज घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार आखिर कौन सा है? कई सालों तक साइंटिस्ट्स को लगा कि शायद उन्होंने लिमिट के करीब पहुंच चुके ऑब्जेक्ट्स देख लिए हैं, यानी शायद अब पिक्चर काफी क्लियर है, शायद न्यूट्रॉन स्टार्स इससे ज्यादा फास्ट नहीं जा सकते। लेकिन साइंस में प्रॉब्लम यही है, जैसे ही आपको लगता है कि आपने आंसर पकड़ लिया, यूनिवर्स एक नया सवाल फेंक देता है। और यहाँ भी वही हुआ। 2004 में टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशंस के दौरान स्पेस से एक ऐसा सिग्नल मिला जिसने पूरी डिस्कशन बदल दी। शुरुआत में यह बस एक और पल्सार सिग्नल लग सकता था, लेकिन जब उसकी टाइमिंग को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि मामला नॉर्मल नहीं है। यह कोई ऑर्डिनरी न्यूट्रॉन स्टार नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो ऑलरेडी नोन लिमिट्स को पुश कर रहा था। और यही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ थियरी नहीं थी, अब हमारे सामने एक रियल ऑब्जेक्ट था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बता रहा था कि मैटर हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर सकता है। और उस ऑब्जेक्ट का नाम था PSR J174824446 AD। अब ऑनेस्टली बोलें तो यह नाम सुनकर एक्साइटमेंट कम हो जाती है, क्योंकि यह किसी सुपर हीरो का नाम नहीं लगता। लेकिन यह नाम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है वह नंबर जिसने इसे फेमस बनाया। और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उसकी एग्जैक्ट स्पीड निकाली तो जो आंसर सामने आया उसने न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स की पूरी पिक्चर ही बदल दी। क्योंकि यह ऑब्जेक्ट सिर्फ फास्ट नहीं था, यह इतना फास्ट था कि नंबर सुनकर भी दिमाग उसे तुरंत फील नहीं कर पाता। और यही हमें आगे समझना है, आखिर यह रिकॉर्ड होल्डर कितना तेज घूम रहा था। अब ऑनेस्टली बोलें तो PSR J174824446 AD जैसा नाम सुनकर एक्साइटमेंट कम हो जाती है, क्योंकि यह किसी रिकॉर्ड होल्डर का नाम नहीं लगता। ना इसमें कोई ड्रामा है, ना कोई सिनेमैटिक फील, बस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का एक अजीब सा मिक्स। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट को स्पेशल उसका नाम नहीं बनाता, उसकी असली पहचान कुछ और है। उसकी पहचान है उसकी स्पीड। और यहीं से कहानी फिर एक नए लेवल पर पहुंचती है,
क्योंकि अब तक हम सिर्फ इतना समझ चुके थे कि न्यूट्रॉन स्टार्स कोलैप्स के बाद बहुत तेज घूम सकते हैं, लेकिन बहुत तेज एक्चुअली होता कितना है, यही वह पॉइंट है जहां थियरी खत्म होती है और शॉक शुरू होता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन मेजर की तो जो नंबर सामने आया वह था 716 रोटेशंस पर सेकंड। थोड़ा रुककर इस लाइन को फील करो, पर मिनट नहीं, पर आवर नहीं, पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर यह ऑब्जेक्ट एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी नहीं, बल्कि 716 बार घूम रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यह नंबर सुनने में इंप्रेसिव तो है, लेकिन फील नहीं हो रहा। और यही प्रॉब्लम नंबर्स के साथ होती है। कई बार वे सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें पकड़ नहीं पाता। तो चलो इसे थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझते हैं। अगर इसी स्पीड को हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो यह बनती है लगभग 42,981 रोटेशंस पर मिनट, यानी करीब 43,000 आरपीएम। अब कंपैरिजन के लिए इमेजिन करो किचन का ब्लेंडर, वह भी तेज घूमता है, इतनी तेज कि आपको उसके ब्लेड्स अलग अलग दिखते भी नहीं। लेकिन यह न्यूट्रॉन स्टार उस लेवल से भी बहुत आगे है। और सबसे अजीब बात, ब्लेंडर एक छोटी मशीन है। यहाँ हम किसी मशीन की नहीं, एक डेड स्टार की बात कर रहे हैं। सन जितना मास, सिटी जितना साइज, और फिर भी 43,000 आरपीएम। यही वह मोमेंट आता है जहां यह ऑब्जेक्ट साइंस की किताब का एक फैक्ट नहीं लगता, यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन असली शॉक यहां भी नहीं है, क्योंकि 716 बार घूमना सिर्फ नंबर है। अब हमें यह समझना है कि इसका रियल मतलब क्या है। इमेजिन करो कि जब तक आप सिर्फ एक बोलो, यह स्टार सैकड़ों रोटेशंस कंप्लीट कर चुका होगा। जब तक आप एक बार सांस लो, यह हजारों बार घूम चुका होगा। और यहीं से दिमाग को पहली बार महसूस होना शुरू होता है कि हम किसी नॉर्मल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, हम किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जो नेचर की लिमिट्स के बहुत करीब जा चुकी है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, यह सिर्फ स्पिन की कहानी नहीं है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से घूमता है तो उसका सेंटर ही नहीं, उसकी आउटर सरफेस भी मूव कर रही होती है। और जैसे जैसे रोटेशन बढ़ती है, सरफेस स्पीड भी डरावनी होती चली जाती है। अब अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो, डेंस हो और हर सेकंड 716 टाइम्स घूम रहा हो, तो उसकी आउटर सरफेस किस लेवल की स्पीड पर भाग रही होगी? यही वह सवाल है जिसने साइंटिस्ट को भी सीरियसली पॉज करने पर मजबूर किया, क्योंकि अब मामला सिर्फ फास्टेस्ट स्पिनिंग स्टार का नहीं रह गया था। अब मामला यह था कि एक ऑब्जेक्ट की आउटर लेयर आखिर कितनी स्पीड पर सर्वाइव कर सकती है, उससे पहले कि सब कुछ टूटने लगे। और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका कैलकुलेशन किया तो उन्हें पता चला कि इसकी सरफेस कुछ ऐसा कर रही है जो ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन जैसा लगता है। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ नंबर सुन लो तो वह अनरियल लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नंबर जितना शॉकिंग है, उसका मीनिंग उससे भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां स्पीड सिर्फ तेज नहीं रही, स्पीड डेंजरस हो चुकी है। पीएसआर सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है कि वह रिकॉर्ड होल्डर है, वह स्पेशल इसलिए है क्योंकि वह हमें फोर्स करता है यह पूछने पर, अगर इसकी सरफेस इतनी फास्ट मूव कर रही है तो यह ऑब्जेक्ट अभी तक टूटा क्यों नहीं। और यही हमें आगे ले जाता है, क्योंकि अब हमें इस स्टोरी का शायद सबसे क्रेजी हिस्सा समझना है, आखिर इसकी सरफेस कितनी तेज चल रही है। अब यहाँ कहानी सच में डरावनी होने लगती है। आगे हमने सिर्फ यह समझा था कि यह न्यूट्रॉन स्टार हर सेकंड 716 बार घूमता है। सुनने में यह ऑलरेडी इंसेन लगता है, लेकिन अब असली सवाल आता है, इसका रियल मतलब क्या है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो सिर्फ उसका सेंटर ही नहीं घूम रहा होता, उसकी आउटर सरफेस भी स्पेस में मूव कर रही होती है। और जैसे जैसे रोटेशन स्पीड बढ़ती है, सरफेस स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कितनी? थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल तक? और यहीं इस स्टोरी का सबसे शॉकिंग पे ऑफ मिलता है। अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार 716 टाइम्स पर सेकंड घूम रहा है तो उसकी सरफेस की स्पीड पहुंचती है लगभग 70,000 किलोमीटर्स पर सेकंड तक, मतलब करीब लाइट स्पीड का 24%। थोड़ा रुककर इस नंबर को महसूस करो। लाइट यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीजों में से एक है, और यहाँ एक डेड स्टार का कोर उसकी स्पीड के लगभग चौथाई हिस्से तक पहुंच रहा है। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह रियल फिजिक्स है। एक सिटी साइज ऑब्जेक्ट, सन जितना मास, और उसकी आउटर लेयर इतनी स्पीड से भाग रही है कि नॉर्मल इमेजिनेशन वहीं रुक जाती है। अब यहाँ आपका अगला सवाल बिल्कुल नेचुरल है, अगर कोई चीज इतनी स्पीड से घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ फेंक क्यों नहीं देती? आपने खुद महसूस किया होगा, जब कोई चीज बहुत तेज घूमती है तो उसका मटेरियल बाहर की तरफ खिंचता हुआ लगता है। बाल्टी में पानी घुमाओ, राइड पर बैठो, बाइक टर्न लो, हर जगह वही फीलिंग आती है। तो फिर यहाँ मैटर बाहर क्यों नहीं निकल रहा? क्यों नहीं ये न्यूट्रॉन स्टार लिटरली टूट रहा? क्यों नहीं इसकी आउटर लेयर स्ट्रिप होकर स्पेस में उड़ जाती?
और यही कहानी का सबसे टेरिफाइंग आंसर आता है, ग्रेविटी। लेकिन सिर्फ नॉर्मल ग्रेविटी नहीं, न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी। यह इतनी ब्रूटल होती है कि वह मैटर को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशंस में भी बांध कर रख सकती है। एक तरफ रोटेशन उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ग्रेविटी उसे पकड़कर रख रही है। और पीएसआर जैसे ऑब्जेक्ट में यही दोनों फोर्सेस ऑलमोस्ट एज तक पहुंच चुकी लगती हैं। यही रीजन है कि साइंटिस्ट्स के लिए यह सिर्फ वाह कितनी स्पीड है वाला रिकॉर्ड नहीं था। असली एक्साइटमेंट यह थी कि नेचर यहाँ क्या रिवील कर रही है। क्योंकि अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार बिना टूटे इतनी स्पीड पर सर्वाइव कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैटर हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन सह सकता है। लेकिन यही कहानी फिर पलटती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। असली सवाल यह बन जाता है, क्या हम नेचर की फाइनल लिमिट देख रहे हैं? क्या यह वही पॉइंट है जहां तक न्यूट्रॉन स्टार सेफली घूम सकता है, या फिर हम सिर्फ उस सीमा के पास खड़े एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? उससे आगे की दुनिया अभी भी हिडन है, क्योंकि साइंस में अक्सर ऐसा होता है। पहले आपको एक रिकॉर्ड मिलता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वह रिकॉर्ड आखिरी नहीं था, वह सिर्फ एक क्लू था। और पीएसआर ने भी साइंटिस्ट को एग्जैक्टली वही फील दिया। एक तरफ यह बता रहा था कि न्यूट्रॉन स्टार ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल स्पीड तक जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक और डीपर मिस्ट्री खोल रहा था। क्या पता यूनिवर्स में इससे भी तेज न्यूट्रॉन स्टार्स हों, लेकिन उन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो। क्या पता यह ऑब्जेक्ट फाइनल लिमिट नहीं, बल्कि सिर्फ एक विजिबल हिंट हो उस हिडन पॉपुलेशन का जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं पाए। और यही इस चैप्टर का असली ट्विस्ट है। यह स्टार सिर्फ फास्ट नहीं है, यह एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें आगे ले जाता है। क्या 716 सच में लिमिट है, या कहीं ना कहीं इससे भी तेज चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं? अब यहाँ कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इस पॉइंट तक आकर आपको लग सकता है कि आंसर मिल चुका है। फास्टेस्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार मिल गया, उसकी स्पीड समझ आ गई, उसकी सरफेस कितनी डेंजरस स्पीड तक पहुंचती है यह भी क्लियर हो गया, और ग्रेविटी उसे टूटने से कैसे बचाती है यह भी समझ आ गया। तो अब कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है, साइंस में रिकॉर्ड अक्सर एंडिंग नहीं होता, सिर्फ एक हिंट होता है। और पीएसआर के साथ भी यही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? अगर यह ऑब्जेक्ट इतना फेमस है, इतना फास्ट है, और हमने इसे क्लियरली आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो फिर डाउट किस बात का? डाउट इस बात का कि शायद यह यूनिवर्स का फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, शायद यह सिर्फ फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम अब तक डिटेक्ट कर पाए हैं। और यही डिफरेंस पूरी कहानी बदल देता है। सबसे तेज मौजूद चीज और सबसे तेज डिटेक्ट की गई चीज दोनों एक जैसी नहीं होती। पीएसआर को डिटेक्ट करना आसान नहीं था। यह एक बाइनरी सिस्टम में है, यानी यह अपने कंपेनियन स्टार के साथ ऑर्बिट कर रहा है, और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके ऑर्बिट के लगभग 40% हिस्से में इसका सिग्नल इक्लिप्स हो जाता है। मतलब टेलीस्कोप इसे हर समय क्लियरली डिटेक्ट नहीं कर पाते। कई बार सिग्नल वीक हो जाता है, कई बार टेम्पोरेरीली छिप जाता है, और कई बार ऑब्जेक्ट वहां होते हुए भी इंस्ट्रूमेंट्स उसे ठीक से पकड़ नहीं पाते। यहीं साइंटिस्ट्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी मिली। अगर एक नोन रिकॉर्ड होल्डर को डिटेक्ट करना ही इतना मुश्किल है, तो क्या पता यूनिवर्स में इससे भी तेज न्यूट्रॉन स्टार्स भी हों, लेकिन हम उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे हों। जैसे जैसे रोटेशन स्पीड बढ़ेगी, सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सिग्नल्स और मेसी हो सकते हैं, इक्लिप्सेस और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कंपेनियन स्टार भी डिटेक्शन को मुश्किल बना सकता है। यानी शायद नेचर ने लिमिट क्रॉस नहीं की, शायद हम ही अभी तक उस लेवल की ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए। इसीलिए 716 रोटेशंस पर सेकंड को कई साइंटिस्ट फाइनल वर्ड की तरह नहीं देखते। यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन शायद आखिरी रिकॉर्ड नहीं। यह नेचर की अंतिम सीमा भी हो सकती है, और सिर्फ एक विजिबल माइलस्टोन भी। अभी हमें नहीं पता, और यही अनसर्टेनिटी इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। क्योंकि अगर आंसर पूरी तरह क्लियर होता तो मिस्ट्री खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ आंसर आधा खुला है। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स इंसेनली फास्ट स्पिन कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि ग्रेविटी मैटर को अनइमेजिनेबल कंडीशंस में होल्ड कर सकती है, लेकिन अल्टीमेट लिमिट कहाँ है यह अभी भी क्लियर नहीं है। और ऑनेस्टली यही स्पेस साइंस की सबसे ब्यूटीफुल चीज है। हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है और हम सोचते हैं कि अब पजल सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वही ऑब्जेक्ट एक नई पजल बन जाता है। पीएसआर भी एग्जैक्टली वही है। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड होल्डर नहीं है, यह एक सवाल है, क्या हम सच में यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज को देख चुके हैं, या सिर्फ उस कैटेगरी का पहला बड़ा क्लू पकड़ा है? क्योंकि यूनिवर्स में रिकॉर्ड्स रेयरली फाइनल होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ग्लोब्यूलर क्लस्टर में किसी डेड स्टार का कोर शायद अभी भी घूम रहा हो, इससे भी ज्यादा तेज। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
हम सिर्फ उस जगह तक पहुंचे हैं जहां मिस्ट्री दिखनी शुरू होती है। बाकी हिस्सा शायद अभी भी डार्कनेस में छिपा है, किसी अगले सिग्नल का इंतजार करता हुआ।